नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की, बात करेंगे प्रैक्टिस पेपर की, बात करेंगे। ये 4th नंबर आपका प्रैक्टिस पेपर है। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट पेपर अपलोड कर चुके हैं। साथ ही साथ बाल विकास, गणित, हिंदी प्रैक्टिस पेपर अपलोड हो चुके हैं। इसके पहले प्रैक्टिस पेपर का आपको आई बटन पर लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग इसके पिछले प्रैक्टिस पेपर अटेंड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और सिलेक्शन पक्का कीजिए। साथियों, इसमें पर्यावरण अध्ययन में कंसेप्ट की भी बात करेंगे, पेडागॉजी के प्रश्नों की बात करेंगे। जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये सारे प्रश्न संभावित प्रश्न हैं और इसमें 30 प्रश्न करेंगे। 30 में से जो भी आपका जो भी फीडबैक हो, प्रत्येक शिक्षक बंधु का आपको कमेंट करना है, अपना अपना स्कोर बताना है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के दौरान एक जानवर दिखाई देता है। अध्यापक अध्यापिका जानवर का परिचय भारत का राष्ट्रीय पशु कहकर करता या कराती हैं। यह जानवर हो सकता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: बाघ, शेर, हाथी, हिरण। देखिए, भारत के राष्ट्रीय पशु कहकर कराता है या कराती है, जानवर हो सकता है। देखिए, सीधे तौर पर यह नहीं पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। एक घुमा फिरा के कहानी के तौर पर, और आपको पता है इसी टाइप के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सही बताओ, हम किसकी बात करेंगे? बाघ की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। जिस प्रकार का प्रश्न है उस प्रकार का फीडबैक भी आप लोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित पर्यावरण है? पहाड़, समुद्र, सड़क, ज्वालामुखी। ऐसे पर्यावरण इन्वायरमेंट की बात की जा रही है जो आपके मानव निर्मित हो। तो मानव निर्मित जो है कौन कौन से हो सकते हैं, सभी कमेंट करेंगे। पहाड़, समुद्र, सड़क या ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं कि मानव निर्मित जो पर्यावरण कहलाता है जिसने आप और हमने निर्माण किया है। हम ना तो पहाड़ का निर्माण करते हैं, ना ही समुद्र का करते हैं, ना ही ज्वालामुखी करते हैं, ये प्राकृतिक है। लेकिन सड़क का निर्माण हम और आप मिलकर करते हैं। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा गया। तीसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। आप लोग अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आपकी जब नियुक्त होगी तो पर्यावरण अध्ययन के आप शिक्षक बन रहे हैं। तो जो आप शिक्षक के रूप में भ्रमण का आयोजन करते हैं, तो उसका करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आनंद की अनुभूति और भ्रमण कराना बच्चों को, शिक्षण प्रक्रिया की एक रास्ता का बदलना, या सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, या शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट कराना कि हमारे विद्यालय में क्या क्षेत्र भ्रमण के लिए बच्चे ले जाते हैं। कहते हैं ना हमारे होम भाषा में, कह रहे वो स्कूल वाले तो इधर ले जाते हैं, भ्रमण पर ले जाते हैं, टूर पर ले जाते हैं। जब हम बचपन में ऐसा होता था, आपको भी याद होगा जब हम बचपन में स्कूल टाइम में जब टूर पर जाया करते थे। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में भ्रमण आयोजन करने का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना होना चाहिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि होता है, ग्रीन हाउस गैसों का निरंतर बढ़ना होता है, औद्योगिक प्रगति होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि का कारण होता है साथियों, वे क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसों का निरंतर बढ़ना होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदूषित जल जो है उत्पन्न करता है आपका हैजा, पेचिश, अतिसार, या इनमें से सभी। प्रत्येक शिक्षक बंधु, भाई बहन, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी कमेंट करेंगे, सभी फीडबैक करेंगे। तो प्रदूषित जल जो उत्पन्न करता है साथियों, वह कौन होता है? देखिए, हैजा, पेचिश, अतिसार, इन सभी। तो प्रदूषित जल जो है ये सारे हमारे उत्पन्न करते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, आपका फीडबैक भी मिलना चाहिए कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 11 अप्रैल, 22 मार्च, 10 फरवरी, 8 दिसंबर। देखिए, सन से रिलेटेड जो है एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम पर जरूर अवश्य पूछा जाएगा।
तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, हम बात करेंगे 22 मार्च, 22 मार्च की बात करेंगे, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। साथियों अगला प्रश्न है, पानी क्या है? व्हाट इज वाटर? पूर्ण विसारक है, पूर्ण अवशोषक है, परावर्तक है या कोई नहीं? सभी कमेंट कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, बेहतरीन आपका है प्रैक्टिस पेपर है। तो पानी क्या है साथियों? पानी एक हमारा परावर्तक के रूप में होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, भारत में सैटेलाइट डाटा कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? फ्रॉम वेयर सैटेलाइट डाटा इज रिसीव्ड इन इंडिया? श्रीहरिकोटा, पोखरण, जम्मू, हैदराबाद। तो भारत में सैटेलाइट डाटा कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? सभी को पता होगा, हम बात करेंगे हैदराबाद की बात करेंगे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा। जल को प्रदूषित करने वाले तत्व में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली है? जल में रेत, चीका, खनिज पदार्थ, जल में औद्योगिक प्रदूषक मिल जाने से, जल में मूल या मल मूत्र मिल जाने से, या उपरोक्त सभी। देखिए, जल को प्रदूषित करने वाले तत्वों की बात कर रहे हैं, तो कौन सा प्रभावशाली होगा? जल में रेत, चीका, खनिज पदार्थ भी हो जाते हैं, जल में औद्योगिक प्रदूषक भी मिल जाते हैं, और जल में मलमूत्र मिल जाने से। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से फीडबैक कर रहे होंगे, प्रत्येक प्रश्न को आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 5 सेकंड का प्रत्येक प्रश्न का आपको वक्त दिया जाता है कमेंट करने के लिए, अपना स्कोर चेक करने के लिए, अपना आंसर बताने के लिए। साथियों निम्नलिखित में से कौन जो है मांसाहारी घटक है? बकरी, हिरण, खरगोश, लोमड़ी। और आपको पता है खाद्य जाल से एक प्रश्न जरूर आता है। सबसे पहले देखिए, जो प्राथमिक उत्पादक होता है वह पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे, पत्तियां होती हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो हरे पेड़ पौधे को क्या करते हैं? खाते हैं, सेवन करते हैं। जैसे बकरी, हिरण, खरगोश, ये क्या हो गए? ये प्राथमिक उपभोक्ता कहला जाएंगे। लेकिन मांसाहारी किस में आ जाता है? द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाता है, जो बकरी, हिरण, खरगोश को खाता हो, अर्थात लोमड़ी की बात करेंगे। यहाँ पर लोमड़ी क्या है? मांसाहारी घटक हो जाएगी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा? हिम शिखरों में हिम पिघलना, समुद्रों का जल स्तर ऊपर उठना, सागर तटीय भागों का जलमग्न होना, या उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा? सभी जानते हैं, अगर पृथ्वी में इसी तरह तापमान बढ़ता रहा, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो हिम शिखरों से हिम पिघलने लगेगा, समुद्रों का जल स्तर ऊपर उठेगा। भाई हिम पिघलेगा, नदियों के पानी कहाँ पर जाएगा? समुद्र पर ही जाएगा, और सागरीय तटीय भागों का जलमग्न हो जाएगा। तो ये सभी जो हैं पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि का परिणाम होगा या परिणाम होंगे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसलिए हमेशा कहते हैं अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं। पृथ्वी के तापमान वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव होगा? तो पृथ्वी में तापमान बढ़ेगा तो वनस्पति में वनाग्नि बढ़ेगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, पृथ्वी वनस्पतिहीन हो जाएगी, या उपरोक्त सभी। तो पिछले प्रश्न से ये रिलेटेड ही प्रश्न है कि पृथ्वी के तापमान वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक ही आ सकता है, दोनों लगभग साथ मुश्किल है या नामुमकिन कह सकते हैं, क्योंकि एक ही कंसेप्ट से दो प्रश्न आपके एग्जाम पर नहीं आएंगे। लेकिन हो सकता है एग्जाम में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है? वनाग्नि भी बढ़ेगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, पृथ्वी वनस्पतिहीन हो जाएगी, अर्थात ये सभी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर तापमान वृद्धि से मानव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बाढ़, अकाल, भूखमरी, या ये सभी की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी पर तापमान वृद्धि से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाढ़ भी आ सकती है, अकाल भी हो सकता है, और भूखमरी भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। सभी कमेंट करेंगे। देखिए, भाखड़ा नागल बांध की बात की जा रही है, तो आपके किस राज्य पर है? जो 5 नदियों का प्रदेश हमारा कहलाता है, पंजाब की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, औद्योगिकीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? औद्योगिकीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है?
वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है, ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होती है, जल प्रदूषण में वृद्धि होती है, या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। तो औद्योगिकरण का पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता है वह वायु के प्रदूषण में वृद्धि भी होगी, ध्वनि प्रदूषण में भी वृद्धि होगी और जल प्रदूषण में भी वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज के प्रश्न पर डी ऑप्शन लगभग देख रहे हैं ज़्यादा सही हो रहे हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये बहुत ही थोड़ा इंटरेस्टेड प्रश्न है, प्रश्न को समझिएगा। वर्षा मापन की इकाई क्या है? व्हाट इज यूनिट ऑफ रेन मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। लीटर, मिलीमीटर, वर्ग मिलीमीटर या मिलीमीटर प्रति सेकंड की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। तो वर्षा मापन की इकाई क्या होती है? सभी कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब आपको करना है। हम आंसर इसका नहीं बताएंगे, आप लोगों को कमेंट करके बताना कि वर्षा मापन की इकाई या यूनिट जो होती क्या होती। व्हाट इज यूनिट ऑफ रेन मेजरमेंट। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वन विनाश का वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर वनों का विनाश होगा तो इसका वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैसों की मात्रा में वृद्धि होगी, भूक्षरण हो जाएगा, मरुस्थलीकरण हो जाएगा या हिमस्खलन हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। तो वन विनाश का वायुमंडल पर जो प्रभाव पड़ता है साथियों वह क्या हो जाएगा? सभी जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करने वाली गैसें की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि वनों का विनाश होगा तो CO2 की मात्रा बढ़ेगी। जब CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो वन का विनाश, वायुमंडल का प्रभाव निश्चित पड़ेगा, वह है ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैसों की मात्रा में वृद्धि से। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है, बहुत ही अच्छा आप लोगों का फीडबैक मिल रहा है। सभी मेरे प्यारे प्यारे की भाइयों की बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी कमेंट कीजिएगा। जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, TT एग्ज़ाम को क्रैक करना। साथियों अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। कटाव किसे कहते हैं? व्हाट इज द इरोजन की बात कर रहे हैं। कटाव जो होता है, मृदा अपरदन या मृदा के अपरदन को, जलाशयों से वाष्पन को, बालू के बहाव को या वृक्षों के जल अवशोषण को करते हैं। तो कटाव किसे कहते हैं? सभी कमेंट करेंगे। आप जानते हैं, समझते हैं कि कटाव जो होता है, मृदा के अपरदन को कटाव कहा जाता है। भाई मिट्टी के कटाव, अपरदन मतलब क्या होता है? मिट्टी का कटाव ही होता है। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का छात्र जल के महत्व को नहीं समझ पा रहा है तो आपकी कोशिश होगी उसे कक्षा से बाहर कर देना, उसे जल की उपयोगिता समझाना, उसके अभिभावकों को सूचित करना या उसे चार्ट, मॉडल, भ्रमण द्वारा जल संसाधनों के महत्व की जानकारी देना। आप अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, यह EVS पेडागॉजी का बेस्ट प्रश्न है। बेस्ट आपको कमेंट भी करना है, स्कोर करना है और 30 में से आप लोगों का जितना भी फीडबैक हो अवश्य कमेंट कीजिएगा। तो आप मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग अध्यापक अध्यापिकाएं बनते हैं, तो आपकी कक्षा का छात्र जो है जल के महत्व को नहीं समझ पा रहा है, तो आपकी कोशिश जो होगी वह क्या होगी? सभी कमेंट करें। जब आपका ही कक्षा का छात्र जल के महत्व को नहीं समझ पा रहा तो आपकी कोशिश होगी उसे चार्ट, मॉडल, भ्रमण द्वारा जल संसाधनों के महत्व की जानकारी देना। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा का उद्गम कहाँ पर है? सभी जानते हैं। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ गंगाज? ऋषिकेश, गुड़मुक्तेश्वर, गंगोत्री, भीमगोड़ा। तो सभी लोग जानते हैं गंगोत्री ग्लेशियर का नाम प्रसिद्ध है। तो गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ? गंगोत्री से हुआ है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। साथियों 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे 10 प्रश्न और कंप्लीट करेंगे। टोटल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, NCERT के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके 30 प्रश्न इस प्रैक्टिस पेपर पर कंप्लीट करेंगे। संपूर्ण कंसेप्ट की बात कर रहे हैं साथियों। NCF से संबंधित यह प्रश्न आपका, NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। करिकुलम जो है किस भाषा से लिया गया शब्द है? संस्कृत भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, लैटिन भाषा से या हिंदी भाषा से? देखिए EVS में NCF से रिलेटेड प्रश्न आता है, थोड़ा कठिन प्रश्न आ जाते हैं और काफ़ी बड़े भी प्रश्न होते हैं। तो NCF से रिलेटेड प्रश्न कीजिएगा और आने वाली क्लास में हम NCF और RTX से संबंधित 30 या 50 क्वेश्चन का जो है
क्लास या वीडियो ज़रूर लाएंगे, मैराथन क्लास लाएंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। और सभी सिद्धांतों की एक मैराथन क्लास आने वाली है जल्दी आपके इस परिवार पर, जो आपके लगभग 30 से लेके 35 नंबर तक कंफर्म करेगी। जी हाँ, मैराथन क्लास आपके आने वाली है जल्दी। प्रैक्टिस पेपर के बाद हम मैराथन एग्जाम के पहले अवश्य कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, करिकुलम किस भाषा से लिया गया शब्द है? यह लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? 2003 में, 2005 में, 2009 में या 1993 में? प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? सभी लोग जानते हैं। सो जो आपका यह सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है, इसे आपका एनसीईएफ के नाम से जाना जाता है। अगर एनसीईएफ 2005 होता तो आप 2005 ही कर देते, लेकिन प्रश्न क्या घुमा दिया गया है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? तो 2005 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए मानव भूमि प्राप्त हेतु निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करता है? वन विनाश करता है, पहाड़ी भूमि समतल करता है, मैदानों में कृषि करना बंद कर देता है, गहरी खाइयों को भरना प्रारंभ कर देता है। तो आप जानते हैं, समझते हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि आर्थिक विकास के लिए मानव भूमि प्राप्त हेतु निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करता है? वन का विनाश करता है, अर्थात पेड़ पौधे को काटता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, निर्धनता से तात्पर्य क्या होता है? कि जीवन स्तर न्यूनतम होना, जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध न होना, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, न्यूनतम भौतिक सामर्थ्य के निरपेक्ष स्तर को प्राप्त न कर पाना। देखिए, आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके जो शिक्षक भर्ती में 5 सब्जेक्ट होते हैं तो 2 सब्जेक्ट बहुत इजीली आएंगे, समझ लीजिएगा। 2 सब्जेक्ट इतनी इजीली आएंगे कि नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी 20+ स्कोर कर लेगा, और जो थोड़ा बहुत भी पढ़े होगा तब 25+ स्कोर कर लेगा। 2 सब्जेक्ट, कठिनता आएगी 3 सब्जेक्ट में, और कठिन वो 3 कौन से सब्जेक्ट कर रहा है ये आप और हम निश्चित नहीं कर सकते, ना ही जान सकते हैं। जब एग्ज़ाम होगा, पेपर आएगा, तभी पता चलेगा। ठीक है, तो निर्धनता से क्या तात्पर्य होता है? न्यूनतम भौतिक सामर्थ्य के निरपेक्ष स्तर को प्राप्त ना कर पाना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनसीईएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं, समझते हैं, एनसीईएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जिन शिक्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग हुआ है वे आपके साथियों शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर है और मूर्त से अमूर्त की ओर है, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों वाला। 25 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आइए 5 प्रश्न कंप्लीट करते हैं, इस प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीट करते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय क्या है? कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय, संरक्षण मतलब सुरक्षा से तात्पर्य है, बचाने से तात्पर्य है। तो पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, सुरक्षा करना, उनको बचाना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी कमेंट करेंगे। 30 में से आप लोगों का स्कोर क्या है? प्रत्येक भाई बहन, आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। प्रत्येक शिक्षक बंधु का बात करेंगे अगले प्रश्न की। शिक्षा अधिकार अधिनियम से यह प्रश्न है कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे? सभी कमेंट कीजिएगा। बेहतरीन प्रश्न सिलेक्शन वाला प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। तो आरटी एक्ट 2009 के अनुसार, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाना होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग अवश्य कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। अगला प्रश्न है, किसी देश के मानचित्र पर लिखा है कि 1 स्केल सेंटीमीटर 1100 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन स्थानों के बीच वास्तविक दूरी क्या होगी? 16.5 किलोमीटर, 1.65 किलोमीटर, 1650 किलोमीटर, या
1500 किलोमीटर। देखिए स्केल का मतलब पैमाना होता है, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। मतलब एक पैमाना समझ लीजिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1100 मीटर के है, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर बराबर क्या करेंगे हम, क्या करेंगे 15 गुणे 1100 कर लेंगे, सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये मीटर में आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक स्केल एक पैमाना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1100 दिया गया है, ठीक है। इसको 1100 मानिए और मीटर में है 1100, ठीक है। तो 15 का क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर बराबर क्या हमारा पैमाना हो जाएगा 1100 गुणे 15 कर लेंगे। तो 15 करेंगे कितना आएगा 0 0, 15 कम 15 कि क्या जाएगा 5, हासिल आया 1, 15 को 15 16,500 मीटर आएगा। इसको किलोमीटर में बदलना है तो 1000 में करना पड़ेगा, तो 16 किलोमीटर 500 में, ठीक है। 16 यहाँ पे क्या हो जाएगा 16.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो 16.5 किलोमीटर हमारा कहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया है 16 किलोमीटर और 500 मीटर। वैसे भी डायरेक्टली हम कर सकते हैं एक अनुमान के तौर पर, 15 है 11 है तो 15 का एक बार अगर जाएगा तो सभी जानते हैं यहाँ पे 15 में 15 किलोमीटर तो यही हो गया, और 11 बार है तो 16 किलोमीटर हो गया आपका। यह बचता है एक का फिर 15 में होगा, ठीक है। तो 15 एक 16.5 अपने आप पता चल जाता है कि 16.5 किलोमीटर है, हम अपने भाषा में जो बोलते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जा सकता है। देखिए प्राइमरी लेवल पर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जा सकता है। शिक्षण की कमियों की पहचान को, शिक्षार्थी की ग्रेड और रैंक को, शिक्षार्थी की अधिगम रिक्तियों की पहचान की बात कर रहे हैं, ये शिक्षार्थी के व्यवहार व अनुशासन की बात कर रहे हैं। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जा सकता, शिक्षार्थी की ग्रेड और रैंक को शामिल नहीं किया जा सकता। और इस प्रैक्टिस पेपर का 30वां प्रश्न है कि दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठियों एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा को कहते हैं। औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा, अनौपचारिक पाठ्यक्रम या विद्यालयी शिक्षा। तो आप जानते हैं कि दूरदर्शन, रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठियों एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा को अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा कहते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों पर्यावरण प्रैक्टिस पेपर आपका, यह पर्यावरण प्रैक्टिस या पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी के पैटर्न पर आपका यह 4th नंबर प्रैक्टिस पेपर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इसके पहले हम बाल विकास के प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट का हम आपके ग्रेड 3 वर्ग 3 का प्रैक्टिस पेपर का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो जाइए विजिट कीजिए, प्रैक्टिस पेपर सभी प्रैक्टिस पेपर अटेंड कीजिए और एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके के साथ सिलेक्शन पाइए। अपने सपने को साकार कीजिए, अपने माता पिता के सपने को साकार कीजिए और इस तरह मेहनत करना है अपने माता पिता को जो दुख दर्द अभी आपने जितना झेला है, अब बस ये समझ लीजिए कि आने वाला समय अव्वल और होने वाला है, आपका जो है उजालाकार होने वाला है। कहते ना एक उजाला जैसे है, हमारे अंधेरे पर एक उजाला का दिए का प्रकाश भी क्या होता है, अंधेरे को समाप्त कर देता है। वैसे ही इस भर्ती प्रक्रिया में आप सिलेक्शन पाकर अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने अंधकार जो मई आपके अभी तक बीते हुए हैं उनको भी आप लोग दूर कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं मेहनत कीजिए, अपने सपने को साकार कीजिए, शिक्षक बनिए, इस देश को संवारिए, इस देश को आगे ले जाइए। धन्यवाद सभी का। मैं आपके साथ जायसवाल सर यानी विजय जायसवाल मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें और साथ ही अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य